दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके लिए लेकर आया हूँ मैं क्लास। तो इसमें देखिए धातु एवं अधातु में अंतर। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से लगभग 99% चांस है कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसमें धातु व अधातु में अंतर को हम निम्न टॉपिक की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहले धात्विक चमक, यानी धात्विक चमक जो है धातुओं में पाई जाती है, यानी धात्विक चमक धातुओं में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं सोना, चांदी, ये सभी धातुएं हैं और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं पत्थर। पत्थर एक अधातु है तो उसमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती। इस प्रकार सोना, चांदी, लोहा सभी धातुएं हैं और इनमें चमक पाई जाती है। कुछ धातुओं में कम चमक होती है जबकि कुछ में ज़्यादा होती है। वो धातु पर डिपेंड करता है कि कौन सी धातु है। अगली अपन देखें तो कठोरता। तो धातु में कठोरता ज़्यादा पाई जाती है जबकि अधातुओं में कठोरता कम पाई जाती है। जैसे लोहा ले लो, लोहा एक धातु है जबकि पत्थर है या फिर कुछ धातु और ले सकते हैं कांच, तो इनमें क्या है कि ये अधातु है तो लोहा कठोर होता है जबकि ये अधातुएं कम कठोर होती है। ये ज़्यादा कठोर जबकि अधातुएं कम कठोर होती है। अधातु क्या होती है? कम कठोर। नेक्स्ट बिंदु है रूप, यानी धातुओं का एक निश्चित रूप होता है। जैसे लोहे को एक बार रूप में डाल दिया तो एक उसका निश्चित रूप हो जाता है, जबकि अधातुओं का एक निश्चित रूप नहीं होता है। अधातु की एक विशेषता आपने पढ़ी थी कि कम कठोर होते हैं, लेकिन एक अपवाद के रूप में हीरा एक ऐसी अधातु है जो प्रकृति में सबसे कठोर पाया जाता है, जबकि अधातु होते हुए भी वो कठोर है। इसका मतलब अपवाद के रूप में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। रूप की बात करें तो धात्विक कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मतलब सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। एक मरकरी ऐसा अपवाद है, मरकरी को पारा भी बोलते हैं, जो एक ऐसा अपवाद है, अपवाद स्वरूप ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है। अगला टॉपिक है अपना आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब है कुछ धातु जैसे लोहा हो चाहे सोना हो, कुछ भी हो, इनको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको आघात वर्ध्यता बोलते हैं। यानी लोहे को पीट कर पतली चादर हो यानी चादर में बदल सकते हैं, जबकि अधातु को चादर में नहीं बदल सकती है, इसलिए यह एक अधातु हो जाएगी। यानी अधातु में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता जबकि धातु में पाया जाता है। अगला टॉपिक है तन्यता। तन्यता यानी धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। उदाहरण के रूप में सोना, सोने से पतले तार बनाए जा सकते हैं, लोहे से भी बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुओं से पतले तार नहीं बनाए जा सकते। यानी अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता और आघात वर्ध्यता गुण भी नहीं पाया जाता है। अगला बिंदु अपना विद्युत व उष्मा की चालक, यानी सामान्यतः धातु व विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। जैसे कुछ धातुएं अपवाद के रूप में जैसे सीसा एवं मरकरी ऐसी धातु हैं जो कुचालक होती है, जबकि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, यानी में विद्युत का चालन होता है, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है। एक अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक है। और ध्वनिक यानी सोनोरस, यानी धातुएं आपस में टकराती है तो एक आवाज़ पैदा करती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि धातुएं आपस में टकराती है तो उनमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला बिंदु अपना एनोडीकरण, यानी एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, यानी उसका संक्षारण होता है उसको बचाने के लिए एनोडीकरण प्रक्रिया का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर देती है, जिससे बचाने के लिए इसका एनोडीकरण करते हैं, जिससे कि इसका संक्षारण नहीं हो सकता, जिससे इसका संक्षारण नहीं हो सके। नेक्स्ट बिंदु अपना उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और BeO यानी बेरियम ऑक्साइड, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं।
अगला बिंदु अपना पॉप टेस्ट, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रणाली से गैस निकलती है तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे पॉप टेस्ट कहा जाता है। अतः निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को ओपन कराते हैं तो प्रणाली से एक गैस निकलती है जिसके पास मोमबत्ती ले जाती है जलती हुई, तो वो फटफट की आवाज़ करती है। तो उस गैस को अपन कौन सी बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस, यानी वो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे कॉपर, चांदी, पारा। ऐसी धातुएं जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा धातुओं की अन्य लवणों के साथ भी अभिक्रिया। अम्लराज एक्वारेजिया, अम्लराज एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रॉयल वाटर। यानी यह एक ऐसा वाटर है जिसकी सहायता से अपन सोने और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को गला सकते हैं। इसकी सहायता से लोग पुराने आभूषणों को इसमें डाल के नया करवाते हैं, यानी नया करने पर उनकी ऊपर से परत हट जाती है जिससे ये नया हो जाता है। तो इसको अम्लराज या एक्वारेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपना सक्रियता श्रेणी, यानी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को ऊपर रखा गया है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं को नीचे रखा गया है। जैसे सबसे ऊपर आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर Cu, Hg मरकरी, और Ag अर्जेंटेट यानी सिल्वर, और Au गोल्ड। यानी ये अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में है। अधिकतम अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है सक्रियता श्रेणी में, जबकि सबसे कम है ओरम यानी गोल्ड, सोना। तो ये एक सक्रियता श्रेणी का क्रम। इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे कोई 3 धातुएं दे देंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से लगभग 99% चांस क्वेश्चन बनेगा। इसमें 3 धातु दे देंगे, जैसे सोडियम दे दिया, जिंक दे दिया और पीबी दे दिया। तीनों अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु सोडियम, उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद पीबी। यानी सब इन तीनों में से सबसे कम क्रियाशील लेड है। इसी प्रकार ऐसे आ सकता है पोटेशियम, Fe और Ag। इनको अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे कम है Ag, फिर Fe, फिर पोटेशियम, यानी ये सबसे छोटा, इसके बाद ये। तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धनायन। धनायन क्या होते हैं? धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उसे धनायन कहते हैं। इसको अपन ऐसे समझते हैं, जैसे कोई पैसे उधार देता है तो उधार पैसे कौन देता है? जो धनवान होता है। जो धनवान यानी जिसके पास पैसे होता है वही तो उधार दे सकता है। यानी जब कोई परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी किसी को ऋण उधार दे रहा है, तो वो क्या है? वो धनायन होगा। और ऋणायन यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो दूसरे से ऋण लेगा वो ऋणायन होगा, उसके तो माते पैसे होंगे। तो ऋणायन यानी जिसके जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणायन है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनायन है। अब इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र पढ़ते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र है 2n², जिसमें n है कक्षकों की संख्या, n बराबर कक्षकों की संख्या, यानी बाह्यतम कक्ष, k कक्ष, l कक्ष, m कक्ष, n कक्ष। तो 4 कक्षक होते हैं, k, l, m और n। तो चारों कक्ष में नंबर वाइज के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आता है, के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8 और एम में अधिकतम 18 और एन में 32, एन कक्ष में 32। चलते हैं आगे। हीलियम की उत्कृष्ट गैस है। हीलियम क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो परमाणु संख्या 2 है और तो इसके के कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो इसका के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी तो 2 ही आते हैं। तो यानी इसका के कक्षक अधिकतम इसका अष्टक पूर्ण है। ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना ही देने की जरूरत है। तो ये ना तो ऋणायन है और ना ही धनायन है। तो ये कौन सा है? उदासीन। कौन सा दोस्तों? उदासीन। यानी इसके पास अष्टक में पूर्ण इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। अगले यौगिक पे चलते अपने। अगर इसका अष्टक बनाना चाहिए तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ।
तो इसका अष्टक ऐसे बन जाएगा। अगली अपनी उत्कृष्ट गैस है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। नियोन का परमाणु, नियोन को Ni से दर्शाते हैं। नियोन का परमाणु क्रमांक 10। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10। यानी इसके के कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एल कक्षक का अष्टक भी पूर्ण है और के कक्षक का अष्टक भी पूर्ण है। यानी इसको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है। तो इसका कक्षक होगा ये Pn, ये इसका नाभिक हो गया। नाभिक यानी केंद्र बिंदु। और ये इसका के कक्ष, के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका यह है एल कक्षक। एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी इसके एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। अब चलते हैं थर्ड पे, आर्गन। ऑर्गन यानी Ar। इसका परमाणु संख्या है, इसका परमाणु संख्या 18 है। 18 यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो इसके के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर अगला कक्षक है एल कक्षक, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। फिर उसका अगला कक्षक है एम कक्षक, उसमें भी 8 आएंगे। तो 8 दूनी 16 और 2 18। यानी इसका अष्टक भी पूर्ण है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता और ना ही लेने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इसका ये नाभिक बन जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे और एम कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सोडियम पे। तो सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। Na का परमाणु क्रमांक 11। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 11। तो इसके के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। एल में 8 और एम में 1। यानी इसके पास अष्टक यानी इसका बाह्य कक्षक है m। यानी जो सबसे बाद में जो कक्षक आ रहा है उसका बाह्य कक्षक होगा m है। और m में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। लेकिन अष्टक पूर्ण करने की अपेक्षा इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका वैसे अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो यानी लेने की अपेक्षा देना आसान है इसके पास। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर एक धनायन आएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी देने वाला कौन सा होता है? धनायन। तो इस पर एक प्लस लग जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन देगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, मतलब इसका योग्य वो बनाएंगे चित्र। तो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें आगे नाभिक में। तो के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे, एल में 8 और एम कक्षक में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। तो ये दर्शा लेना। अगली अपनी क्लोरीन Cl। क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17 और 17 यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। तो इसके के कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 और एम में 7। यानी इसमें 8 करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो ये Cl माइनस का निर्माण करेगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले रहा है और उधार लेगा तो ऋणी होगा। ऋणी होगा यानी इसके क्या लगेगा? माइनस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या देगा तो उसके लगेगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो उसके लगेगा माइनस। तो इसके यहाँ पे अगर लिखना चाहिए तो 2,8,7 इसकी, जबकि इसका 2,8,8 कक्षक हो जाएगा इसका। अब पढ़ेंगे अपन NaCl का निर्माण, यानी NaCl का निर्माण कैसे होता है। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसको साधारण नमक भी बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? साधारण नमक। यानी साधारण नमक का सूत्र पूछ ले तो NaCl लिखना है। तो इसमें NaCl की अपन निर्माण की संरचना बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, NaCl का निर्माण होगा Na+, यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है बाह्य कक्षक से तो इसके Na+ लगेगा। और Cl यानी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये तो हो गया धातु। सोडियम क्या है दोस्तों? धातु। और ये अधातु। तो सोडियम Na+ और क्लोरीन 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से है। और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी क्या लग जाएगा?
माइनस, यानी इसका सूत्र हो जाएगा Na+Cl-। तो ऐसे इसकी संरचना का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु अपना आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक यानी यौगिक, जब यौगिक किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग धातु होगी, तो इनसे मिलकर एक यौगिक का निर्माण हो रहा है NaCl का। तो NaCl क्या हो गया? एक यौगिक। इसमें एक धन आयन है, एक ऋण आयन है। तो आयन यानी आयन इस पे लगे हुए हैं, सोडियम पे धन आयन और क्लोरीन पे ऋण आयन। तो देखिए, तो सोडियम की संरचना बनाएंगे। ये सोडियम है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ये क्लोरीन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में? 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसको जैसे ही देगा तो Na ये देगा, तो ये क्या हो जाएगा? देने वाला धनवान, यानी इसके लग जाएगा प्लस। और क्लोरीन ने क्या कर लिया? ऋण, तो ये ऋणायन हो जाएगा, यानी इसके क्या लग जाएगा? माइनस। जैसे माइनस लगेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये इसका लिख सकते हैं अपन सोडियम धातु 2, 8, 1 इसका कक्षक होता है, जबकि इसका 2, 8 और 7, यानी इसको बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने की आवश्यकता है। धातु से इलेक्ट्रॉन का अधातु की ओर गमन करना आयनिक यौगिक कहलाता है। यानी धातु जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी अधातु को दे देती है तो वो क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक। यहाँ पे सोडियम क्या है? धातु, और क्लोरीन अधातु। तो धातु ने अधातु को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये आयनिक यौगिक कहलाता है। या इसकी एक और परिभाषा बता सकते हैं, जैसे विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल से बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर इसकी अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो Na यानी सोडियम की तो कैसे बनाएंगे? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे दर्शाएंगे, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा Na+ और Cl-, यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक और यौगिक को समझ सकते हैं, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी इसके अष्टक पूर्ण के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, और इसमें Cl क्लोरीन जोड़े तो क्लोरीन 2 जोड़ेंगे तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ जैसे आएगा तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2, तो इस पर क्या लगेगा? 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे 2+, और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 2, तो इस पे लगेगा 2 -2, 2 माइनस, तो इस पे जैसे ही लगेगा तो यहाँ पे दुगना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आयनिक यौगिक के गुणधर्म, यानी इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इनकी भौतिक प्रकृति की बात करें तो भौतिक प्रकृति यानी आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? ये कठोर, आयनिक यौगिक बहुत कठोर होते हैं तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। जबकि गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें, गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी आयनिक यौगिकों में अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। यदि इनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा, ये तभी तो है जब इनका अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक है। और घुलनशीलता की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं, परंतु मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल आदि में अविलय होते हैं, यानी जल में तो घुल जाते हैं, जबकि केरोसिन, पेट्रोल व डीजल में नहीं घुलते हैं। अगर विद्युत चालकता की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? विद्युत चालकता की। तो विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोसों में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जलीय विलयन में आयन होते हैं, इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। यानी आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तो गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोसों में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगला बिंदु अपना खनिज, क्या दोस्तों? खनिज।
तो अब पढ़ेंगे अपन खनिज के बारे में। खनिज क्या होता है? खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व में यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी वे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या पृथ्वी के भूगर्भ में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ खनिज कहलाता है। जैसे अगर पूछ ले 1 नंबर में खनिज क्या होता है, तो अपन लिखेंगे पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं, अथवा पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में, तो खनिज आपको अच्छी तरह समझ में, उदाहरण के रूप में देखते हैं लोहा, एल्यूमिनियम आदि जैसे खानों में पाए जाते हैं ना। लोहा भी खानों में पाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो ये किसी और धातु के साथ मिले हुए होते हैं। यानी ये लोहा ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मिल जाता है, ये मिट्टी में घुला होता है, इसके साथ अन्य इसके लगे होते हैं, तो इनको प्रकृति में पाए जाते हैं, तो खनिज कहलाती है। अब अगला टॉपिक अपना अयस्क। अयस्क क्या होती है? यानी जो धातुएं अपन को मिलती है प्रकृति में, वो डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो किसी और मिट्टी, धूल के कण और अन्य धातुओं के साथ मिली हुई होती है। तो जिन धातुओं के साथ ये मिली हुई होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। लेकिन अयस्क वे पदार्थ होते हैं जो मिले हुए होते हैं धातुओं के साथ, लेकिन उनको निकालना भी लाभदायक होता है, यानी वो उनका भी कुछ मूल्य होता है, वे अयस्क कहलाते हैं। या वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा जिनका निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क। अथवा वे खनिज पदार्थ जिनका निष्कर्षण करके व्यवसायिक रूप में उपयोग होता है, उसे अयस्क कहा जाता है। तो अयस्क और खनिज मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उदाहरण, खनिज का उदाहरण है लोहा और एल्यूमिनियम, अयस्क। अब देखो अपना नेक्स्ट बिंदु है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि से दोस्तों? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तथा जिंक, Fe यानी फेरस, Pb यानी लेड और इन धातुओं का निष्कर्षण किससे होता है? सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में, यानी इनका अपघटन कार्बन द्वारा अपघटन होता है। इनका किससे? कार्बन द्वारा इनका अपघटन होता है। जबकि कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag अर्जेंटेट सिल्वर और Au सोना, इनका निष्कर्षण प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित, यानी ये प्राकृतिक रूप से भूमि में पाए जाते हैं, तो इनका निष्कर्षण प्राकृतिक रूप से होता है। तो अब चलते हैं अपन अगले बिंदु पे, भर्जन। भर्जन और निस्तापन ये दोनों इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। भर्जन यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इससे SO2 गैस बाहर निकलती है, उसे भर्जन कहा जाता है। यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? भर्जन। तो भर्जन की अभिक्रिया देखें अपन, तो जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति में तापन यानी गर्म किया जाता है, तो ये किस में बदलता है? जिंक ऑक्साइड में। और कौन सी गैस निकलती है? SO2। इसको संतुलित करेंगे तो यह लगेगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 2। इससे देखिए 2 जिंक, इधर भी 2 जिंक, सल्फर 2, इधर भी सल्फर 2, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इधर 2 दूनी 4 और 2 6। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। अगला बिंदु अपना निस्तापन, यानी कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है तथा CO2 गैस उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। दोबारा सुनिए दोस्तों, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है तथा CO2 गैस उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया, ये क्या है? जिंक कार्बोनेट यानी कार्बोनेट अयस्क, इसको गर्म किया जाता है यानी तापन, तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया और कौन सी गैस निकली? CO2। तो ये किसका उदाहरण है? निस्तापन का। अगर अपन भर्जन और निस्तापन में अंतर समझे तो इसमें अंतर क्या होता है? भर्जन तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जबकि निस्तापन को कार्बोनेट अयस्क की उपस्थिति में वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। और भर्जन में वायु की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, जबकि निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा में यह प्रक्रिया होती है।
जबकि भर्जन में SO2 गैस निकलती है, जबकि विस्थापन में CO2 गैस। अगली अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया किसका उदाहरण है? एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और ये इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि पेपर में आ सकती है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है, यानी विस्थापन तथा ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रियाओं का उदाहरण है और इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। उदाहरण, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन को विस्थापित कर देता है, जैसे P2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2 Fe। तो यहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा निकलेगी, बाहर क्या निकलेगी? अत्यधिक ऊष्मा। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? थर्मिट अभिक्रिया का। इसका उपयोग ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछ लेता है। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? तो रेल की पटरियों के मध्य दरारों को जोड़ने में। किसमें दोस्तों? रेल की पटरियों के मध्य दरारों को जोड़ने में और मशीन के पुर्जों को जोड़ने में। दो इम्पोर्टेंट प्रयोग है इसके, रेल की पटरियों के मध्य दरारों को जोड़ने में और मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में। धातुओं का परिष्करण, अगला बिंदु अपना धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं का परिष्करण की एक इम्पोर्टेंट विधि है जो 100% चांस है कि ये एग्जाम में आएगी। यह है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का नामांकित चित्र, परिष्करण विधि का नामांकित चित्र। और इसकी सहायता से क्या करते हैं? धातुओं का परिष्करण, नामांकित चित्र इसका जरूर आएगा। तो इसकी सहायता से धातुओं का परिष्करण करते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एनोड पंख, इसमें एनोड पंख किसको बोलते हैं? जो इस प्रक्रिया के अंदर नीचे जो अविलेय पदार्थ जो एनोड तली पर निक्षेपित हो जाता है उसे एनोड पंख कहते हैं। तो एनोड पंख। अब चलते अपना नेक्स्ट बिंदु है संक्षारण। संक्षारण यानी वायुमंडल में नमी, आर्द्रता, अम्लता या अन्य गैसों के कारण धातुएं संक्षारित होती है, उसे संक्षारण कहते हैं। यानी वायुमंडल में जैसे लोहे पर जंग लगता है, वो किसका उदाहरण है? संक्षारण का। अगला बिंदु है यशद लेपन। क्या दोस्तों? यशद लेपन। तो यशद लेपन यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? लोहे पर जिंक की परत, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा अपन क्रोमियम का लेपन भी करते हैं, जिसको क्रोमियम लेपन भी कहते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यशद लेपन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मिश्र धातु। ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है मिश्र धातु अपना। तो मिश्र धातु को आप जरूर याद करे जाएगा। मिश्र धातु कौन कौन सी है? तो देखिए, मिश्र धातु में आ जाएगी अपनी इस्पात। इस्पात किस किस से बनता है? तो इससे पहले एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। सोना जो है 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही नरम होता है, जिसको आभूषण बनाए नहीं जा सकते, इसलिए इसमें 22 कैरेट सोना और 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट इसमें तांबा मिलाया जाता है, यानी 2 कैरेट। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट होता है, लेकिन इस 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। मिश्र धातु में इस्पात, इस्पात किस किस से मिलकर कर बनता है? लोहा और निकल से। लोहा और निकल प्लस क्रोमियम। लोहा निकल प्लस क्रोमियम यानी Fe प्लस Ni प्लस Cr, यानी इन तीनों से मिलकर इस्पात बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस्पात का निर्माण, इस्पात मिश्र धातु का निर्माण कौन कौन सी धातु से होता है? तो इसमें लिखेंगे फेरस और निकल और क्रोमियम। अगली मिश्र धातु अपनी पित्तल। कौन सी है दोस्तों? पित्तल। तो पित्तल का निर्माण किस किस से होता है? पित्तल का निर्माण होता है कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर प्लस जिंक से। तो कॉपर व जिंक से इसका निर्माण होता है पित्तल का। और पित्तल से क्या क्या बनाए जाते हैं? बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपने मिश्र धातु और देखें तो कांसा। कांसा यानी ये किस किस से बनता है? कॉपर और टिन। कॉपर और टिन। टिन का सूत्र होता है Sn। इसका भी उपयोग बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में होता है। फिर है सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु। सोल्डर मिश्र धातु का निर्माण होता है लेड, यानी लेड को क्या बोलते हैं? टीवी प्लस टिन। टिन यानी एसन, स्कैंडियम। तो इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने में, यानी विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में किसका निर्माण उपयोग किया जाता है? सोल्डर धातु का। एक मिश्र धातु है अमलगम।
अमलगम ये कोई धातु पारद है जिसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ये अपना चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो अगर आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्लास लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू दोस्तों।